Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस के 15th और 16th ऑफ फेब के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नस के अंदर, नस बिन स्कूल के अंदर, नस इंजीनियरिंग के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से नस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्यादातर पेपर में आ रहे हैं। इसके अलावा नस बिन स्कूल के लिए काफी सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये वीडियो नस बिन स्कूल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि नस बिन स्कूल का भी पेपर मेरे पास आज के दिन का 16 फेब का आया था, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले तो दो बातों का बड़ा ख्याल रखें, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि बेटा अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई मैथ्स के अंदर जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खुदारा उस टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे पहले करें। मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, आपके पास कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपके पास इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई डेरिवेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिमिट्स के अंदर सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सिंपल एल हॉपिटल रूल वाले क्वेश्चन जो होते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस बेटा बेतहाशा पूछे जा रहे हैं हमारे पास मैथ्स के अंदर, सही है ना। इसके अलावा आपके पास कॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, पास पेपर्स के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कॉनिक्स का पोर्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जिसको जितनी ट्रिगोनोमेट्री कवर कर सकते हो बेटा कवर कर लो, ट्रिगोनोमेट्री को ना छोड़ के जाओ, अल्लाह का वास्ता है। ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे ज्यादा चीज नस्ट के पेपर्स के अंदर भी पूछी जा रही है उसके अंदर आपके पास कॉनिक्स है, जिसके अंदर हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, काफी ज्यादा सीक्वेंस के सीरीज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज उनकी के मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, तो वो वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस सो है, मैट्रिसेस के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ भी रहे हैं, तो उसकी कवर अप कर लो। बट अगर टाइम कम है तो पहले इन टॉपिक्स को एटलीस्ट अपना कवर करके जाओ, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो नस के अंदर, नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस हैं। कभी कभार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या पास्ट पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं, देखो नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस हैं। सो भाई आप जो भी पास्ट पेपर्स भी अगर कवर कर रहे हो तो आपको ये चीज जहन में रखनी है कि इस जैसे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए थे। सो इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर मेजरली टॉपिक आपके पास यही होता है। इसके अलावा आपके पास जैसे कि हमारे पास है कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, वो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पीसीबी का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के बेतहाशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे कवर करो। देखो कुछ करो ना करो, उसको लाजमी तौर पे कवर करो। फिजिक्स से जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं फिजिक्स के टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ईएमआई से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईएमआई से। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, रेजिस्टर का टॉपिक है, उससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स जो आपके पास जितनी आती है उसके अंदर से काफी सारे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया यानी कि मैग्नेट का कॉन्सेप्ट जो था, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हो गया, ऑप्टिक्स का टॉपिक हो गया। इसके अलावा जो एसआई यूनिट्स कन्वर्जन होती है, यूनिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कि यूनिट बताओ ये किसका क्या होगा, किसका क्या होगा। आपके पास ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक्स के अलावा आपके पास जी वाले टॉपिक भी हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के, फोर्स वाले भी हो सकते हैं। तो बेटा यूनिट्स वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि भाई ऐसा यूनिट्स कन्वर्जन के, डायमेंशन वाले क्वेश्चंस, तो ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर काफी सारे बच्चों ने अपने पर्सनल के ऊपर ही मुझे एमसीक्यू शेयर करे, जैसे कि भैया ब्लैक बॉडी के ऊपर एक एमसीक्यू पूछा हुआ था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्वांटम और ब्लैक बॉडी की डिस्कवरी के ऊपर एमसीक्यूज आया हुआ था, क्वांटम और ब्लैक बॉडी डिस्कवरी के ऊपर। आइसोथर्म का ग्राफ पूछा हुआ था, आइसोथर्म का ग्राफ। अब ये सारे के सारे मैं आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज बता रहा हूं जो फिजिक्स के पेपर के अंदर आज पूछे गए। आइसोथर्म का ग्राफ पूछा हुआ था, सही है ना। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे हुए थे, ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी पावर के न्यूमेरिकल्स थे, यानी कि भैया ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स थे। अब देखो हजारों क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर, आपको नहीं पता कि आपके पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सो भाई कंडक्टेंस का यूनिट पूछा हुआ था कि भाई कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, सीमेंस होता है, एमएचओ होता है, ओम होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। अच्छा इंग्लिश के अंदर भैया बच्चे ने बड़ी मेहनत से जो है अपने सारे सिनोनिम एंटोनिम्स बताए हुए हैं कि इंग्लिश के अंदर एनालॉजीज पूछी हुई थी कि 100 और आगे कारपेंटर था, एनालॉजीज आई हुई थी 2 से 3। इसी तरीके से हमारे पास सीट्स के रिलेटेड एनालॉजीज आई हुई थी। इसके अलावा हमारे पास परमुटेशन प्रोबेबिलिटी काफी सारी पूछी हुई थी, एन कम्बिनेशन टू। अच्छा ये तो मैथ्स का आ रहा है कि भैया एन कम्बिनेशन टू क्या होता है, 21 के बराबर है, तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। सिनोनियम ऑफ ड्रेथ, सिनोनियम ऑफ DREATH, ये पूछा हुआ था इसका सिनोनियम इंग्लिश के अंदर। कोसेक स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, ये पूछा हुआ था। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज,
अच्छा भाई, ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आया हुआ था, इसको नोट डाउन कर लीजिए काइंडली कि भाई जब कभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज, यानी कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कहां पर होगी। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर पूछा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आउट ऑफ पेज आ रही है तो बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर होंगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड, डाउनवर्ड। एडवोकेट का मीनिंग पूछा हुआ था इंग्लिश के अंदर। एडवोकेट का मीनिंग क्या होता है, ये इंग्लिश के अंदर आया हुआ था। एन टाइप इन एन टाइप चार्ज कैरियर्स आर, एन टाइप के चार्ज कैरियर जो होते हैं क्या होते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज आया हुआ था। इसके अलावा एंटोनियम ऑफ यल, यल का एंटोनियम पूछा हुआ था इंग्लिश के अंदर कि भाई यल का एंटोनियम क्या है। सुटेबल मीनिंग फॉर आई आर ई, सुटेबल मीनिंग फॉर आई आर ई, सुटेबल मीनिंग बताइए आई आर ई का। सॉल्ट होता है, वाटर होता है, एयर होता है, एंगर होता है। रेडिकल का मीनिंग पूछा हुआ था कि भाई रेडिकल के मायने क्या होते हैं। भाई ये इंग्लिश मिक्स है नस बिजनेस स्कूल की, इंजीनियरिंग की, दोनों की। तो भाई तरीके से देखो, काफी सारे एमसीक्यूज तो बता दिए कि भाई रेडिकल के मायने क्या होते हैं पूछा हुआ था। अच्छा, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो मैथ्स का है, इसको मैं देख लेता हूं। साइन इनवर्स बराबर है किसका क्या। अच्छा, लिमिट एक्स बाय एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 5x 1 एन यूनिट। अच्छा, हमारे पास एक और एमसीक्यूज आया हुआ था फिजिक्स का, पहले फिजिक्स को खत्म करते हैं ना। 1 n 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। दूसरे नंबर पे एक और एमसीक्यूज में पूछा हुआ था यूनिट ऑफ वर्क अगर जूल है तो जूल किसके बराबर होता है, इसका यूनिट बताओ बेटा। तो भाई इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था kg m² इंटू एस की पावर में -2। सही है। व्हेन एन ऑर्बिट जंप फ्रॉम फोर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इन द सीरीज इज पेशन लेमन बेलमर ब्रैकेट, यानी कि भैया फिजिक्स का एक एमसीक्यूज पूछा है, अच्छा एमसीक्यूज है। जब एक ऑर्बिट जंप करता है, जब एक पार्टिकल जंप करता है चौथे ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के अंदर, तो सीरीज कौन सी होगी आपके पास, लेमन होगी, बेलमर होगी, ब्रैकेट होगी। तो ये एक एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ था फिजिक्स के अंदर आज। इसके अलावा रेंज ऑफ विच फंक्शन इज रियल नंबर, खैर ये तो बात का, ये तो मैथ्स का आ रहा है। अच्छा, के सारे फिजिक्स के और इंग्लिश के एमसीक्यूज थे आज के दिन के सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज थे। प्लीज पार्डन मी ऑफ कि मैंने इनको बैठ के टाइप नहीं करवाया, मैंने आपको बैठ के वर्डिंग के सारी बता दी है, तो इसको बैठ के नोट डाउन कर लीजिएगा। फिजिक्स के सारे एमसीक्यू जो आज की शिफ्ट के अंदर आए, ये तमाम के तमाम फिजिक्स के एमसीक्यूज थे। अब चलते हैं जरा मैथ्स के ऊपर कि भाई मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ये तो हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर ली, अभी मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व भी करने हैं भाई। ये तो अभी हमने सिर्फ एक डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैथ्स के अंदर एक तो ये आया हुआ था n कॉम्बिनेशन 2 अगर बराबर है 21 के, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यू जो आया हुआ था, ये देखो, ये सारे के सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज थे। अगर मैं मैथ्स के एमसीक्यूज की बात करूं तो मैथ्स के एमसीक्यूज कौन कौन से आए हुए थे। एक एमसीक्यू ये पूछा हुआ था कि भाई n कॉम्बिनेशन 2 बराबर है अगर 21 के, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट साइन नेगेटिव x। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया हुआ था। ये अच्छा, ये वाला एमसीक्यू सॉल्व कैसे होगा भाई, इसको भी समझ लो। n कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू गिवन है 21 के बराबर, एग्जामिनर पूछ रहा है n किसके बराबर होगा। इसको मैं काम करता हूं, इधर आपको करके भी दिखा देता हूं। ये वाले एमसीक्यू सारे के सारे मैं पहले आपको इधर करके दिखा देता हूं, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई ये तमाम की तमाम चीजें बेटा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है, अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो या अगर आप मुझसे आपने यूट्यूब से भी तैयारी करी है, तो तमाम चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हुई है। n कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू बराबर 21 को, तो बताइए n क्या होगा। कैसे ओपन करोगे, कॉम्बिनेशन का सिंपल फॉर्मुला ओपन करोगे बेटा। ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सही है ना। इक्वल टू के इस तरफ 21 का 21 एज इट इज, सही है। अब इसको एक्सपेंड करवाओगे, बड़ी वाली वैल्यू को ओपन करवाओ n फैक्टोरियल को। तो पहले क्या बनेगा n, फिर आगे आएगा n माइनस का 1, फिर आगे आएगा n माइनस का 2। तो ऊपर वाले n माइनस 2 फैक्टोरियल से नीचे वाला n माइनस का 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के 21 का 21, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया, ऊपर खाली आपके पास बच गया n इंटू n माइनस का 1, यानी कि n स्क्वायर माइनस का n। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 21 इंटू 2, 2 1 जार 2 इंटू 2 जार 4। अब फाइनली तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपेंड करवाओगे, तो आपके पास सिंपल n की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे फैक्टर्स बना लो तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। एक और क्वेश्चन जो आज हमारे पास पेपर के अंदर पूछा गया था मैथ्स के अंदर, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। साइन नेगेटिव का x बराबर होता है नेगेटिव के साइन x के, या फिर आपके पास कॉस नेगेटिव x बराबर होता है, कॉस नेगेटिव x बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कॉस x के। और एक और स्टेटमेंट में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया हमारे पास टेंजन टेंजन नेगेटिव x बराबर होता है किसके, नेगेटिव के टेंजन x के। या फिर हमारे पास सेक x बराबर होता है किसके, सेक इंटू नेगेटिव का x, सेक इंटू नेगेटिव का एंगल बराबर होता है नेगेटिव के सेक x के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट।
या फिर ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, या नन ऑफ दीज इज करेक्ट। सो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिगोनोमेट्री से। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का ये असूल है, दुनिया का ये असूल है कि कभी भी अगर साइन के अंदर या टेंजेंट के अंदर आप नेगेटिव का एंगल डालते हो ना, तो भाई साइन की और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव की वैल्यू को बाहर फेंक देते हैं और सिंपल तरीके से एंगल के ऊपर पॉजिटिवली अप्लाई होते हैं। यानी कि साइन की भी ये सेम प्रॉपर्टी है, टेंजेंट की भी सेम प्रॉपर्टी है कि साइन और टेंजेंट कभी भी जब नेगेटिव के एंगल पे अप्लाई होते हैं, नेगेटिव वैल्यू बाहर चली जाती है और सिंपल ये पॉजिटिवली एंगल पे अप्लाई हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था और ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या बी जिसमें भी आ रहा होगा ना 1 एंड 2, 1 एंड 3 ओनली, तो वो आपका करेक्ट आंसर था। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था लिमिट्स का। जैसे मैंने आपसे बेटा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच करिए जीरो के ऊपर, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इसके बराबर होगा। भाई जाहिर सी बात है, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे तो आंसर 1 होना चाहिए, तो सिंपल वे में इसका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। अच्छा, इसके अलावा एग्जामिनर कह रहा था कि भैया कॉट -1 एक्स का डेरिवेटिव बताइए, यानी कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने को आया हुआ था। सो भाई कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, और फिर आगे जाके आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे कॉट इनवर्स एक्स का फंक्शन क्या है? एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया आपको एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा है सेक स्क्वायर 5x की इंटीग्रेशन। सो भाई सेक स्क्वायर 5x की इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला कैसे क्या होता है कि भाई अगर तो आपके पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था सेक स्क्वायर 5x की इंटीग्रेशन, सो कैसे सॉल्व करोगे? भाई अभी आप इंटीग्रेशन इसकी नहीं ले सकते क्योंकि अभी एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो पहले आप 5x का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, यानी कि पहले आप एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 से डिवाइड करवाओ, तो 5 से हम लोगों ने क्या करवाया? मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, ताकि मेरे एंगल का फाइनली डेरिवेटिव क्या हो जाए? बेटा यहाँ पे देखो डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए ना, नॉर्मल सी बात है। अब जब एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो फाइनली अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है सिंपल तरीके से टेंजेंट के बराबर, जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एडिटिव आ जाएगा प्लस के सी के साथ। भाई ये तमाम की तमाम ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ये ऑथेंटिक आज के पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। भाई अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट और बैठ के मुस्कुरा रहे होगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बेटा नर्स के नेट नंबर 1 के अंदर, नेट नंबर 2 के अंदर 170 का स्कोर, 160 का स्कोर, 150 प्लस का स्कोर बेतहाशा बच्चों को आ चुका है। सो भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो लाजमी तौर के ऊपर पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को कवर करो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, सो भाई बैच को जरूर ज्वाइन करो। मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात क्या है बेटा? इस बैच की सबसे खास बात यह कि इस बैच में कंप्लीट कोर्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाया जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, या फिर अगर आप नस्ट के अलावा यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, प्यास के अंदर, एनईडी के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनईडी के अंदर, मेरान के अंदर, आईबीए के अंदर, सो भाई वहां पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। यानी कि जो आपकी फीस है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं होती, आप पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकते हो, आपको तमाम सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ने को मिलेगी। आप नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको तमाम रेलिवेंट कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा। आप बैठ के यूईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको केमिस्ट्री क्या, कंप्यूटर क्या, हर चीज पढ़ाई जाएगी। आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, क्वांटिटेटिव मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग, हर चीज कवर करवाई जाएगी। आप नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो बिजनेस मैथ्स और आपकी जो इंग्लिश होती है सबकी क्लासेस आपकी कवर अप होंगी। सो लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट लाइव क्लासेस आपका कोर्स कवर होगा। जो भी हमारी लाइव क्लास होती है बेटा वो जूम के तहत होती है और आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, यानी कि हमारी जो भी लाइव क्लास होती है भाई उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, यानी कि आपके पोर्टल के ऊपर पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अपलोड होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है कि भाई इस बैच के अंदर आपको जो भी टॉपिक कवर करवाया जाएगा उसके रेलिवेंट पास पेपर्स के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और ये टेस्ट एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर होते हैं। नस का एग्जाम होता है, एनईडी का होता है, आईबीए का होता है, फास्ट का होता है, जीआईकेआई का होता है, यूईटी का होता है, कि ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से टाइमर लगा हुआ होता है आपके एग्जाम के अंदर, किस तरीके से आपको उस टाइम के ऊपर टेस्ट को क्लोज करना है, अदरवाइज टेस्ट आपका बंद हो जाएगा। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर आपका टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होता है उस टेस्ट का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन, सही है ना? तो
यानी कि आपको अंदाजा हो सके कि भाई आपने गलती कहां पे करी है, आपके वीक पॉइंट्स कहां पर हैं। फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारे पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है हम वो आपको खुद से प्रोवाइड अप करते हैं। इसके अलावा उस प्रैक्टिस मटेरियल में हर चीज का सॉल्यूशन भी होता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली टॉपिकल पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये टॉपिकल पास्ट पेपर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये टॉपिकल पास्ट पेपर्स के अंदर आपको साथ साथ अगेन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स लेते हैं, फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हों, बायोलॉजी के हों। अगर कोई बच्चे हमारे पास एमडी कैट के अंदर बेतहाशा बच्चे आते हैं तो एमडी कैट के प्रॉपर्ली आपके बैचेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको आके पढ़ाती है, और इसकी फीस बहुत ही मामूली सी है। और ये जो फीस होती है बेटा, ये किसी 2 महीने की 3 महीने के कोर्स की नहीं है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता थ्रू आउट द ईयर ये आपकी फीस होती है। इसमें आप मल्टीपल टाइम कोर्स को रिवाइज करते हो, मल्टीपल टाइम कोर्स को पढ़ते हो एंड सो ऑन। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। खैर वापस आते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई रेंज बताइए। अब देखो रेंज वाले क्वेश्चंस हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कहा था ट्रिगोनोमेट्री से रेंज का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। तो ये एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि भाई रेंज ऑफ विच फंक्शन इज रियल, रेंज ऑफ विच फंक्शन इज रियल, साइन का, कॉस का, टेंजेंट का, कॉट का, जो भी हो उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। सही है ना? तो ये हमारे पास आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आया हुआ था। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 47 डिग्री, आगे गिवन है 20 मिनट, आगे कहता है आर्क लेंथ अगर बराबर है 15 सेंटीमीटर के, आर्क लेंथ अगर बराबर है 15 सेंटीमीटर के, तो बताइए रेडियस क्या होगा। ये क्वेश्चन आज नस्ट में आया हुआ था। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? आपको और मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, मगर यहाँ पे देखो थीटा आपको भी क्या गिवन है, डिग्री और मिनट्स की फॉर्म में गिवन है। तो पहले तो इसको बैठ के इसको बैठ के पहले डिग्री में कन्वर्ट करवाओगे, फिर इसको ओवरऑल चीज को फिर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी देखो 47 डिग्री 20 मिनट्स आ रहा है। हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो भैया इसको पहले तो आप चेंज करवाओगे ना, 20 डिवाइडेड बाई 60 करवा के सिंप्लीफाई करवाओ। 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 बन गया। 1/3 यानी कि 0.33। चेक कर लो भाई, 1 ऊपर रखा, 3 को आपने बाहर रखा, तो क्या बन जाएगा, ये 0 लगाओगे तो यहाँ पे 10 आ गया। हाँ सही है, 3 3 9 हो जाएगा, ये फनकारी चलती जाएगी, फिर आपके पास 0 आ जाए एंड सो ऑन। तो यानी कि क्या बन गया, देखो 1/3 बराबर होता है किसके, 0.333 के। तो यानी कि 47 के अंदर जब मैं 0.33 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 47.333। सही है ना? ये आपका काम हो गया। ये आपने भी डिग्री में कन्वर्ट करवा लिया। याद रखिएगा इस फॉर्मूले का कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें रेडियन के अंदर वैल्यू रखनी होती है। तो अब डिग्री से क्या करवाओगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है भाई, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमेशा हम क्या करवाते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। सिंपल 47.33 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो भाई इस तरीके से आपने क्या करवा लिया, इसको फाइनली रेडियन में कन्वर्ट। अब जब रेडियन में कन्वर्ट करवा लिया, अगेन डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है। अगर तो ऑप्शंस के अंदर इसी फॉर्म में मांगा हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे फिर कि भैया सिंपल पाई की वैल्यू लिख दो 3.142, पहले 47.33 को 3.142 से मल्टीप्लाई करवाओ, देन 180 पे डिवाइड करवा दो। एक तरीका सॉल्व करने का ये है। एक तरीका सॉल्व करने का ये डायरेक्टली इसको वैल्यूज को पुट कर दो, क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं पता, मेरे सामने भी ऑप्शंस तो नहीं है ना। तो एस के अंदर आपने एस की वैल्यू को रख दिया, आर का आर एज इट इज, और ये पूरा का पूरा जो थीटा हमारे पास आ रहा है रेडियन के अंदर, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 47.333 मल्टीप्लाई बाय पाई, और नीचे डिवीजन में 180 का 180। तो ऐसे सिंप्लीफाई करवाना है, ऐसे सॉल्व करवा लो। ये 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना? और ये 47.33 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा, नीचे आके ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करवाना चाहते हो ऐसे सॉल्व करवा लो, आप पे डिपेंड करता है। ये वाला तरीका ज्यादा आसान है कि पहले 15 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 47.33 को आपने पाई यानी कि 3.142 से मल्टीप्लाई करवाया, देन आप दोनों का डिवीजन अप्लाई कर दो, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। तो हमें आर की वैल्यू बेसिकली निकाल लेती है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो उस चीज को। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा हुआ था, एग्जामिनर कह रहा था कि इक्वेशन को फॉर्म करके बताओ। क्या काम करना है बेटा, आपने इक्वेशन को फॉर्म करना है। आपने बेसिकली देखो क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तुम्हारी जो लाइन है ना, आपके पास एक लाइन आ रही है और वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक लाइन है और वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वो एक पॉइंट से पास कर रही है 5,3 से। एक लाइन है, वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है 5,3 का। तो बताइए इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक लॉजिक बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो भाई इस लॉजिक को समझो, हमेशा याद रखिएगा,
दुनिया के अंदर जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है ना, जरा गौर से बात समझो, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वो किसके बराबर होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो। वाइल ऑन दी अदर हैंड कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाइल अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कहता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जाहिर सी बात है जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे ना बेटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बेटा देखो अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो ये बराबर होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट की, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या है, पहले जरा बात को समझो। एग्जामिनर आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताइए जो कि लाइन क्या है? y एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन कैसी है? y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू 5 के बराबर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 5 के बराबर। क्लियर है? क्योंकि देखो आपके पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? x की वैल्यू क्या है? 5 के बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 के बराबर। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए, अक्सर बच्चे, हालांकि मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। बहुत दफा बच्चे क्या करते हैं, और आज भी बच्चों ने क्या करा, मेजॉरिटी बच्चों ने y इज इक्वल टू 5 पे टिक कर दिया। अरे भाई हमेशा याद रखिएगा इन चार कॉन्सेप्ट्स को। अगर वर्टिकल लाइन कही हुई है ना, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट की। भाई ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, इन दोनों को जहन में रखो। भाई अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर वर्टिकल लाइन है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो भाई इसका आपने बेतहाशा ख्याल रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या आता है? x इज इक्वल टू 5। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज एनालिटिकल ज्योमेट्री से पूछा गया, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट सी बराबर था किसके? 5 के। आपको स्लोप की वैल्यू गिवन थी किसके बराबर? 2 के। तो बताइए y की वैल्यू क्या है? अगेन ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें पता है कि भाई y किसके बराबर होता है? mx प्लस c के बराबर होता है। सो बेटा आपको अगर m की वैल्यू गिवन है तो 2x आ गया, c बराबर है किसके? 5 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इक्वेशन का? y इज इक्वल टू 2x प्लस के 5 के बराबर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर के अंदर जो पूछा गया, ये क्वेश्चन था 199 फैक्टोरियल, नीचे डिवीजन में आया हुआ है 200 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करोगे? भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इंटरेस्टिंग है। कैसे? कि भैया देखो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट के अंदर हमेशा बड़ी वाली सिंबल को, बड़े वाली वैल्यू को ओपन अप करवाओगे। तो 199 फैक्टोरियल एज इट इज का एज इट इज, 200 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? 200 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा तो 200 इंटू 199 तक लेकर जाऊंगा, तो 199 फैक्टोरियल से 199 कट गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 200 के बराबर। क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 200 के बराबर। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ द सिंगल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया हुआ था कोई अजीब सा। अब हमें नहीं पता कि भाई वो डायरेक्शन ऑफ सिंगल वेक्टर का कॉन्सेप्ट अजीब सा क्या आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास, बट डायरेक्शन वाले मैंने काफी सारे आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, डाइस रिलेटेड आया हुआ था। देखो ये बड़ी बात है कि बच्चों ने अपने पेपर शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज मैं रॉ फॉर्म में ही आपको तभी करवा रहा हूं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डाइस को अगर आप रोल करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं 1 और 6 आने की? 1 और 6, देखो और का मतलब क्या है? एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी। तो पहले 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, अगर एक सिंगल डाइस को रोल किया जाए तो 1 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो 1 एक नॉर्मल इवेंट है, एक अकेला इवेंट है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 6 जो है ये भी एक सिंगल इवेंट है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो चूंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भैया और का मतलब होता है एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी, तो बीच में प्लस का साइन लगाओ। देखो भाई क्या इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं, 1 एक इंडिविजुअल इवेंट है, 6 एक इंडिविजुअल इवेंट है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? 2/6 के बराबर होना था, यानी कि 1/3 इसका फाइनल आंसर था। क्वेश्चन बेसिकली एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक सिंगल डाइस को अगर रोल आउट करते हो तो भाई 1 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल में सॉल्व हो जाएगा। सही है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो सवाल आए हुए थे, एक में ऑप्शन में एस ई इनकरेक्ट फाइंड करना था। अच्छा एक में ऑप्शन में से इनकरेक्ट फाइंड करना था और एक में करेक्ट फाइंड करना था, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आए हुए थे आपके पास दो। एक में ऑप्शन सारे गलत गए, एक में ऑप्शंस के अंदर से चेक करना था कि भाई इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा, और एक में करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना था। अच्छा इसके अलावा एग्जामिनर कह रहे हैं एक डायमीटर वाला भी आया हुआ था कि 2 पॉइंट्स गिवन तो रेडियस फाइंड करना था, यानी कि सर्कल का क्वेश्चन बेसिकली पूछा हुआ था।
सर्कल का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा, सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें एग्जामिनर ने आपको दो पॉइंट्स दिए हुए थे, आपको बेसिकली क्या निकालना था, सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, आपको रेडियस वगैरह निकालना था। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स दे दिए जाएं, यानी कि डायमीटर के दोनों पॉइंट्स आपको दे दिए, x1 भी गिवन है, y1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, y2 भी गिवन है, तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट निकाल के आप सबसे पहले सेंटर निकाल लोगे, फिर सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस निकाल के रेडियस आ जाएगा। जब सेंटर और रेडियस आ गया तो इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि आया हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यह 16 गिवन था शायद। पॉइंट्स फाइंड करने थे, टेंजेंट टाइप का कुछ था यार, ये तो डायरेक्टर साइकिल का वैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है, मगर चलो इस तरह की इक्वेशंस गिवन थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ था ओमेगा की पावर में 101 को सॉल्व करने। भाई हमेशा याद रखिएगा, ओमेगा की पावर कभी भी बड़ी आ रही हो हमेशा ओमेगा क्यूब बनाते हैं। 101 को आप देखो क्या 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 101 का पहले कौन सा नंबर 3 के टेबल में आएगा, 99 आना चाहिए भाई। तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करवा लेते हैं, ओमेगा 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, ओमेगा 99 1 के बराबर होगा, खाली ओमेगा स्क्वायर बचेगा। सही है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि -1 की पावर में अगर 1.5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा। तो भाई 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है 3/2 के बराबर, चेक कर लो बेशक आप। हाँ, 3/2 होता है। 3/2 क्या इसके बराबर होता है, 1.5 के बराबर होता है ना। तो हाँ सही है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ, 2 1 2 और एक बचेगा डेसिमल लगा के, सही है। तो 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है। तो -1 की पावर में 1.5 को सॉल्व करना था, बेसिक एमसीक्यू आ रहा है, बेसिक मैथ्स का, बिजनेस मैथ्स का। तो कैसे सॉल्व करोगे, -1 की पावर में 3/2 का 3/2। सो भैया देखो सिंपल वे में सॉल्व करेंगे कैसे, कि देखो हमारे पास जो डिवीजन में जो 2 आ रहा है, 1/2 जो आ रहा है, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दो। तो ये बन गया मेरे पास -1 का ऊपर क्यूब का क्यूब एज इट इज। अब देखो क्यूब कैसी पावर है, क्यूब हमारी ऑड पावर है, तो ऑड पावर नेगेटिव साइन के ऊपर जब अप्लाई होगी तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। तो ये बन गया √-1। √-1 बराबर होता है किसके, आयोटा के। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, ये फिजिक्स का आ रहा है, मैंने ऊपर बताया नहीं था, फिजिक्स का एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, और एक और भी कोई था। यानी कि एग्जामिनर फिजिक्स के अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके ऊपर एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था। वेव लेंथ ऑफ एक्सरे। अच्छा, एक और क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आ रहा है कि भाई एक्सरे की जो वेव लेंथ होती है, एक्सरे, द वेव लेंथ ऑफ द एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ डैश, वेव लेंथ ऑफ द एक्सरेज इज द ऑर्डर ऑफ डैश। तो इस पे बच्चे ने बताया वैसे आंसर था 1 × 10⁻⁻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 
2 मीटर पर सेकंड के, 2 मीटर पर सेकंड के, और आर बराबर है किसके, 1 के। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने पूछी हुई थी। तो भाई ये फिजिक्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं कि एक पहला एमसीक्यूज आपसे पूछा हुआ है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या चीज है, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई क्या चीज है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो किसके बराबर है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि भैया आपके पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की है, रेडियस 1 मीटर का है, तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो ये हमारे पास आज के एमसीक्यूज थे। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास एक और बच्चे ने जो एमसीक्यू शेयर किए उसको भी जरा देख लेते हैं। एक और बच्चे ने अपने एमसीक्यू शेयर करे कि सर मेरे मेरे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इंटीग्रेशन को क्वेश्चन था कि अगर इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो और तुम्हारा आंसर बराबर आ जाए e की पावर x इंटू कॉट x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c, तो वो ओरिजिनल फंक्शन क्या है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुमने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन ली और फंक्शन की इंटीग्रेशन लेने पे जो आंसर तुम्हारे पास आया वो आया e की पावर x इंटू कॉट x बाई 2 प्लस c। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था। आपको चार ऑप्शंस गिवन होंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। देखो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि देखो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास जब आप कभी डेरिवेटिव अप्लाई करते हो ना किसी फंक्शन के ऊपर, आपको क्या मिलता है, आपको कोई ना कोई आंसर मिलता है। अगर आप उस आंसर के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो तो आपको वापस से क्या। तो बेटा देखो कभी भी दुनिया में जब आप डेरिवेटिव किसी फंक्शन में अप्लाई करते हो ना, दुनिया में आप कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो आपको क्या मिलता है, हमेशा आंसर कोई ना कोई मिलेगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ना 5x कहीं पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा 5x का, 5x का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से 5 का 5, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मेरा आंसर क्या आ गया, यानी कि 5 आ गया। अब मैं अगर ये जो आंसर आया है अगर मैं इस आंसर के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करूं तो देखो 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल तरीके से 5
5x के बराबर। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि देखो आपको एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि जब तुमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अब देखो चूंकि यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो अप्लाई कर लो, क्या इशू है? दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, e की पावर x एडिट आ जाएगा, cot x बाय 2 का डेरिवेटिव। देखो cot का डेरिवेटिव क्या होता है? cot का डेरिवेटिव होता है हमारे पास नेगेटिव का cosec स्क्वायर, और x बाय 2 का x बाय 2, जब फिर x बाय 2 का डेरिवेटिव लोगे तो ये 1 बाय 2 बन जाएगा, फिर बीच में साइन लगाओगे प्लस का। जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था ना उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लोगे जहां पे भी वो लाइक कर रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सर इस टाइप के कुछ सवाल आए थे, 1 नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 1, तो यानी कि सीरीज चल रही है आपके पास कि अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक, इस तरह के कोई क्वेश्चंस पूछे हुए थे। पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर वो तीन वैल्यू जो प्रूफ कर रही होती हैं, देयर आर मेनी फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उनमें से क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा आपको रेडियस की वैल्यू 2 यूनिट सी, टेंजेंट टू द लाइन आपको निकालना था। अच्छा, इसके अलावा आपको सर्कल्स की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछी हुई थी। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आज पेपर में आए हुए थे। ये मैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा बच्चा जिसने नर्स के नेट नंबर 161 का स्कोर किया, दूसरे बच्चे ने भी नर्स के नेट नंबर 1 के अंदर 170 का स्कोर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास नर्स बिजनेस स्कूल का पेपर आ रहा है। ये वाला जो पेपर आ रहा है एनबीएस का आ रहा है। भाई एनबीएस के अंदर 164 बच्चे ने स्कोर करे हैं अभी तक के, अल्हम्दुलिल्लाह 164। तो भाई इस पेपर में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ अ 10 रुपी कॉइन आर 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन एंड द टोटल अमाउंट इज 6000 पीकेआर, हाउ मेनी 10 रुपीज कॉइन आर इन अ नंबर। अब इस क्वेश्चन की जरा लॉजिक को देखो, इसकी खूबसूरती को देखो, तुम बह जाओगे इसकी भावनाओं में। एग्जामिनर कह रहा है इफ अ 10 रुपीज कॉइन आर 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन एंड द टोटल अमाउंट इज 6000 रुपीज, हाउ मेनी 10 रुपीज कॉइन आर इन द नंबर्स। भाई वो कौन से बेवकूफ लोग थे जो अपने आप को कहते हैं कि हम आपको नर्स की तैयारी करवा रहे हैं, और वो आपसे एनबीएस में कहते थे बट प्रॉब्लम्स नहीं आते। देख लो बेटा इस साल से बट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन आपसे कहता था? तो हम तो आप तो शुरू से कहते हैं कि भाई बट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, सेम आईबी जैसा पैटर्न हो जाएगा कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि भाई एनबीएस में बेतहाशा बच्चा जा रहा है अब। तो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है? देखो हमेशा याद रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ठहर ठहर के पढ़ा करो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना 10 रुपीज का कॉइन है, इफ 10 रुपीज कॉइन आर 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन। अब यहां पे कंडीशन गिवन है, सही है ना? एग्जामिनर कह रहा है इफ अ 10 रुपीज कॉइन आर 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन एंड द टोटल अमाउंट इज 6000, हाउ मेनी 10 रुपीज कॉइन आर इन दी नंबर्स। तो भाई सबसे पहले तो आप कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो एक्स है ना ये 10 रुपीज के कॉइन है, सही है। इसके अलावा आप कंसीडर कर लो कि 20 रुपीज कॉइन्स क्या है, 20 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो मेरे पास है एक्स प्लस 15। उसके पीछे देखो रीजन क्या है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन, इसकी अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, एग्जामिनर ने सबसे पहले आपसे क्या कहा है कि जो 10 रुपीज कॉइन है ना वो 15 कम है किससे, 20 रुपए कॉइन से। ओके, इट टोटल अमाउंट इज 6000 पीकेआर, हाउ मेनी 10 रुपीज कॉइन आर इन द नंबर। तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल 10 रुपीज कॉइन कितने हैं, तो हमने एक्स के बराबर उसे सपोज कर लिया। तो अब देखो मेरी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, मैं कहता हूँ 10x 10x, आगे मैं क्या कह सकता हूँ, प्लस का 20 का 20 एक्स प्लस का 15, और आगे क्या कह सकता हूं इक्वल टू के बाद सिंपल 1600 का 1600। देखो ये 600 का 600, ये लॉजिक कैसे बन रही है गौर से समझो। एग्जामिनर कह रहा है कि जो 10 रुपीज कॉइन है आर 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन, यानी कि जो 10 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, इफ 10 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज के जो कॉइन है वो 15 कम है, किससे 15 कम है, 20 रुपीज कॉइन के मुकाबले में, एंड द टोटल अमाउंट इज 600, यानी कि टोटल अमाउंट किसके बराबर है, 600 के। तो हमारी देखो यहाँ पे एक कंडीशन फॉर्म हो गई, रिलेशन फॉर्म हो गया। अब तोड़ तोड़ के वर्ड प्रॉब्लम को, इफ 10 रुपीज कॉइन आर, यानी कि 10 रुपए के जो जितने भी सिक्के हैं वो क्या है, 15 रुपए कम है, किससे 15 रुपए कम है, 20 रुपीज के कॉइन से। तो यानी कि भैया इसका मतलब वो 10 रुपए, आपके जो 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो 15 क्या है, 15 लेस देन 20 रुपीज कॉइन है, यानी कि 20 रुपीज के कॉइन ज्यादा है ना 15, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए के सिक्के 15 कम है 20 रुपए के सिक्कों से, तो यानी कि 20 रुपए के सिक्के आसान भाषा में 10 रुपए के सिक्कों से 15 ज्यादा है। तो हमने यही कंडीशन तो यहाँ पे फॉर्म करी कि देखो लेट सपोज हमने कहा कि 10 रुपए के सिक्के बराबर है एक्स के, तो हमने कहा 10x, सही है ना, आगे प्लस, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या कहा है 10 रुपए के सिक्के 15 कम है 20 रुपए के सिक्कों से, तो 20 रुपए के सिक्कों की कंडीशन क्या बन गई, 20 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, वो 15 ज्यादा है किससे, 10 रुपए के सिक्कों से, तो 20 इंटू एक्स प्लस 15।
सही है ना। तो इक्वल टू के बाद 600 आ गया। अब आप सिंपली वे में सिंप्लीफाई करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अच्छा भाई, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एग्जामिनर कह रहा है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज एक्स इफ पी क्यू एंड आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी डी सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई। शेडेड रीजन के ऊपर आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखो शेडेड रीजन प्रॉब्लम बस और हाशम से, मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे, उनको लाजमी टॉपिक कवर अप कर लो, क्योंकि भैया शेडेड रीजन के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है और ये नस बिजनेस स्कूल के पेपर में पूछा हुआ है। तो कुछ करो ना करो, शेडेड रीजन के क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि भाई इसके ऊपर आप बच्चे ने ऑल द वैल्यूज आपको बताई भी नहीं है, मगर यहाँ पे वैल्यूज भी होती हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिए। तो प्लीज इसको लाजमी तौर पे कवर करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता हूँ कि डिटेल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ना, कि भाई आपको मालूम होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। पहले आप सिंपल वे में शेडेड रीजन निकालते कैसे हो, कि भाई पहले आप आउटर मोस्ट ज्योमेट्री का सबसे पहले आप एरिया निकालते हो, देन जो इनर मोस्ट होता है उसका निकालते हो, फिर दोनों को सेपरेट करवा के सॉल्व करते हो। दैट्स द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है मेजर ऑफ अ ट्राइंगल, एग्जामिनर कहता है कि भाई मेजर ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x प्लस 5 3x माइनस 7 एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि भाई एक ट्राइंगल है, उसके तमाम एंगल्स की वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं। एक वैल्यू है 2x प्लस 5, दूसरी 3x माइनस 7 और तीसरी x। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। सो बेटा हमेशा हमेशा याद रखिएगा, हमें ये बात मालूम है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो भाई आप सिंपल तरीके से क्या करो, तमाम के तमाम इन एंगल्स को आपस में एडअप करवा दो, तमाम के तमाम इन एंगल्स को आपस में एडअप करवा दो 180 के बराबर। सिंपल तरीके से यहाँ से, क्योंकि आप 180 को जब सब सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट्स द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। कि देखो एग्जामिनर कह रहा है ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर है किसके, 2x प्लस 5 3x माइनस 7 एक्स के। तो हमें बात मालूम है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के। तो आपने सिंपल वे में क्या करना है, सिंप्लीफाई करवा लो, इक्वेशन के ऊपर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास जो आया, इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है if a triangle has one of its vertex on an origin and the other two in the fourth quadrant, after 180 rotation the triangle will have one vertex on the origin and the other two in which quadrant। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो नहीं है मैं कहूंगा, मगर मजे का कॉन्सेप्ट जरूर है। लिटरली मजे का कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसका एक वर्टेक्स जो है, एक ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स जो आ रहा है ना वो ओरिजिन पे है, और बाकी दोनों वर्टेक्स कहां पर है, 180 डिग्री के ऊपर। देखो एक वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर, बाकी दोनों वर्टेक्स हैं चौथे क्वाड्रेंट के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है अगर तुम इसको 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करोगे तो बाकी दोनों वर्टेक्स कहां पर होंगे, जाहिर सी बात है कहां पर होंगे, 180 का मतलब क्या है, सामने पे आ जाऊंगा मैं यहां पर हूंगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को 180 के ऊपर रोटेट मारता हूं, इस ट्राइंगल को 180 पे रोटेट मारता हूं, तो कहां पे लाई करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करूंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट शुड बी माय करेक्ट आंसर। यार बेसिक थिंकिंग का क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, क्या मुश्किल बात है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज के नजबिन स्कूल के पेपर में पूछा गया। इसमें एग्जामिनर कह रहा है हुज वैल्यू इज नियर टू जीरो, whose value is never zero, sorry, whose value is never zero, cosec sec both none। यार बोथ होना चाहिए, उसके पीछे रीजन बता देता हूं। देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन। तो भाई जहां पे भी आपको साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, हमें बात मालूम है, मगर अगर कभी भी डिवीजन के अंदर जीरो आएगा तब तो इन्फिनिटी बन जाएगा, सही है ना। तो कॉसेक क्योंकि बराबर होता है किसके, 1 बाय साइन के। तो एग्जामिनर कह रहा है हुज वैल्यू इज नेवर जीरो, तो कॉसेक की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, 1 बाय साइन अगर मैं करता हूं, कॉसेक बराबर होता है 1 बाय साइन के, तो साइन जीरो इज जीरो, मगर 1 बाय जीरो करने के ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा। सेम गोज फॉर दी सेक, सेक बराबर होता है 1 बाय कॉस के, एंड हमें मालूम है कॉस 90 बराबर होता है जीरो के, मगर कभी भी नीचे अगर जीरो रखोगे आप तो 1 बाय जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जीरो तो नहीं फॉर्म होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ के बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पेपर में आया, इसमें एग्जामिनर कह रहा है अगेन देखो कंपोजिट फंक्शन। कौन कहता है कि भाई एनबीएस का पेपर आसान होता है, भाई बिल्कुल आपके पास जो है ना, देखो टफ तो आ रहा है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग, आसान है, मैं मानता हूं इंजीनियरिंग के मुकाबले में आसान है, मगर देखो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस का लेवल आप चेक कर रहे हो। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन के, जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स माइनस वन के। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कंपोजिट फंक्शन बताइए एफ इंटू टू जी का, एफ इंटू टू जी का, सही है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कि भैया सिंपल वे में आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है, एफ इंटू टू जी निकालो, यानी कि 2g। देखो 2g का मतलब क्या है, कि जो जी एक्स का फंक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस का 2, यानी कि 2g के फंक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो भी ये वैल्यू आई इसको एफ एक्स में उठा के डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के अंदर 2x माइनस का 2, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1। सिंपल वे में इसको ओपन अप करवाओगे तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2x का स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस का 2 2 जार 4 2 जार 8x माइनस माइनस प्लस का 2 2 4 माइनस का 1। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 8x, 4 में से 1 गया 3 के बराबर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा था, f इंटू टू जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो यानी कि पहले आपने g को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और जो भी वैल्यू है उसको उठा के f में प्लॉट करवा दिया। दैट्स द लॉजिक हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इफ द टू कॉइंस आर टॉस्ड, यानी कि भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तमाम हेड्स के केसेस आने की। सो भाई अगर दो कॉइंस हवा में उछाले जाएं तो हमें पता है कॉइंस का केस क्या होता है, कॉइंस का केस होता है 2 की पावर n। तो दो कॉइंस अगर हवा में उछाले गए जो 2 की पावर 2 ये बन गया 4 के बराबर, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है 4 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, यानी कि सिर्फ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो यानी कि दोनों केसेस पे हेड होने चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स बताइए इफ टू कॉइंस आर टॉस्ड, यानी कि सिर्फ हेड्स मुझे मिलने चाहिए, टेल शेल नहीं मिलना चाहिए। तो खाली एक ही केस होगा जिसमें आपको हेड हेड मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो भाई ये हमारे पास आज के दिन के 16 के पेपर्स थे, 15 के और 16 के मैंने कंबाइन करके सॉल्व करवाए हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने आपको फिजिक्स के, मैथ्स के, नस्ट बिजनेस स्कूल के, नस्ट इंजीनियरिंग के तमाम पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए। मैंने आपको इंग्लिश के बेतहाशा एमसीक्यूज बताए हैं। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा बेटा, मैंने आपको इंग्लिश के बेतहाशा एमसीक्यूज बताए हैं, मैंने फिजिक्स के आपको सारे एमसीक्यूज बताए हैं, मैंने आपको मैथ्स के, इंजीनियरिंग के भी, मैथ्स के मैंने आपको बिजनेस स्कूल के भी एमसीक्यूज बताए हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच को ज्वाइन करिए। ये बैच हमारा सिंपल वे में इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये जो आपको मिलेगा वो फायदा ये कि भाई इस बैच में आपको डिटेल के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। भाई और क्या चाहते हो, ना सिर्फ ये बैच आपके लिए इन नस के लिए फायदेमंद होगा, आप नस के अलावा पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो इस बैच की मदद से वहां पे आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। जो आपके बेतहाशा लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, उन टेस्टों का सेम पैटर्न होता है जैसे नस्ट का होता है, फास्ट का होता है, यूईटी का होता है, एनईडी का होता है, आईबीए का होता है, जीआईकेआई का होता है, कॉमसेट्स का होता है, एयर यूनिवर्सिटी का होता है। सो भाई ये टेस्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई इस टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे डाले गए थे। आपकी डाउट सेशंस आपके अलग से होते हैं, आपकी लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी अलग पढ़ाती है, आपके डाउट सेशन हर वीक के अलग होते हैं, यानी कि जहां पे अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। सो ये बैच ज्वाइन करना आपके लिए बेतहाशा फायदेमंद होगा। लाजमी तौर पर आप इस बैच का हिस्सा बनिए। आपकी जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, चाहे आपके पास आईबीए के अंदर पहली पोजीशन हो, चाहे एनईडी के अंदर पहली पोजीशन हो, चाहे मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन हो, चाहे जीआईकेआई के अंदर पहली पोजीशन हो, अब्दुल रहमान फैसल वाज अ गाय जिसने नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया। नस के नेट नंबर 2024 का टॉपर था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच का था। नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर था अब्दुल रहमान फैसल का, जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर आया था, आज वो जीआईकेआई के अंदर बैठा हुआ है। तो भाई आप अगर तरीके से मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, आप इंशाल्लाह हर जगह पे जा सकते हो। बस डीमोटिवेट नहीं होना, मेहनत से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं, नंबर गिवन है आपके सामने। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।